जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो दोस्तों डेली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली हम इस सुपर सीरीज में हम एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए हम डेली इस रिवीजन सीरीज में दोस्तों 20 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। और अब तक के जो हमारे जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। और कल जो है हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया था। आई होप कि दोस्तों वो वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं किया है तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस सीरीज में लेकर आते हैं। तो आज ठीक वैसे ही आज दोस्तों फिर से आज हम अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 13 लेकर आए हैं। हमने जो आपसे वादा किया है कि मैं आपको एग्जाम से पहले टोटल आपके 20 सुपर सीरीज आपको करवाऊंगा, यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हम। इसके बाद दोस्तों हम एसएससी जीडी 2025 के जो भी आप अपनी तैयारी करें उसे आप कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराते हैं। और मैं हर बार वीडियो में आपसे यही कहता हूं कि कॉपी पेन आप लोग साथ रख के बैठा करें ताकि आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास कर सकें। तो चलिएगा भाई, मैं क्या सेशन को अपने स्टार्ट करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे, यदि आपको लगता है कि यहाँ से मुझे एक बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए मिलता रहे। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही दोस्तों हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है। इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त पढ़ने में बिल्कुल भी गलती मत करना। हमसे पूछा क्या है कि हमसे पूछा है कि कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 है। हमसे संख्या नहीं पूछी है, कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 9 है। अब देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो है इकाई अंक 9 की। भाई इकाई अंक कितना, भाई इकाई अंक 9 होना चाहिए। हमें बताना है कि 101 से लेकर 1000 तक की संख्या। तो सबसे पहले आप ये पता करो ना कि एक संख्या से लेकर 100 तक में कितने आपके वो यूनिट डिजिट बन रहे हैं जिनका इकाई अंक 9 है। तो सबसे पहले आप ये पता कर लो ना कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कितने इकाई अंक 9 हैं, और बाकी आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे। कैसे भाई, देखो सबसे पहले निकालो कि 1 से लेकर 100 तक। यदि मैं 1 से लेकर 100 तक के इकाई अंक 9 की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो हमें 9 ही मिलेगा। बोलो यस या नो, 9 मिल जाएगा। 9 के बाद अगला इकाई अंक क्या होगा, हमारा 19 हो जाएगा। 19 में देखो इकाई अंक 9 है। 19 के बाद आपका 29 आ जाएगा। 29 के बाद आपका 39 आ जाएगा। 49 आ जाएगा। 59 आ जाएगा। और 59 के बाद आपका 69 आ जाएगा। 69 के बाद आपका 79 आ जाएगा। 79 के बाद आपका 79 के बाद कितना आ जाएगा, आपका 89 आ जाएगा। और 89 के बाद आपका 99 यानी कि 99 आ जाएगा। यानी कि ये वो संख्याएं हैं, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की वो संख्याएं जिनमें आपके इकाई अंक 9 आते हैं। तो कितनी संख्या होगी, तो आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि ऐसी जो टोटल जो संख्याएं वो कितनी हैं, ऐसी 9 संख्याएं हैं, यानी कि 9 इकाई अंक हैं जो कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो आपने फाइंड किया कि यहाँ से 1 से लेकर 100 तक के बीच आपके 9 इकाई अंक वाली संख्याएं होती हैं। तो 101 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है, 1000 तक। अब 101 से लेकर 1000 तक जाना है तो भाई कितनी टाइम जाना पड़ेगा, तो भाई ऐसे कर कर हमें कितनी बार जाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ से पहले तो काउंट किया हमने, कितना निकला था, 3 3 6 3 9 1 10। तो टोटल ऐसी 10 संख्याएं हैं जो कि आपकी 1 से लेकर 100 तक के बीच में आती हैं। कितनी संख्याएं आती हैं, 10 संख्याएं। 10 संख्याएं आती हैं। और 101 से लेकर 1000 तक की संख्याएं, 1000 तक की संख्या कितनी भाई, इकाई अंक भाई। तो कह रहा है कि इनकी इकाई अंक भैया 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9। यदि आपको ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे समझ लो कि भाई देखो, यदि मैंने 1 से लेकर 101 से लेकर यदि मैं कहाँ तक निकालूंगा भाई, 200 तक। तो 101 से लेकर 200 तक के इकाई अंक कितने आ जाएंगे जिनके पीछे 9 होगा। तो आप कहोगे सर वो तो आ जाएंगे हमारे, कितने आ जाएंगे, आप कहोगे वो आ जाएंगे हमारे 9। सॉरी 9 नहीं, कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, क्योंकि 10 संख्याएं मिलेंगी। अब वैसे ही आपके 201 से लेकर आप देखेंगे कहाँ तक, 300 तक। तो 201 से लेकर 300 तक इनमें भी हमारे 10। ऐसे ही दोस्तों आपका क्रम चलता रहेगा और लास्ट में जाके हमारा 901 से लेकर
1000 तक के बीच में कितनी संख्याएं मिलेंगी, इसमें भी 10 मिलेंगी। यानी ऐसे करते करते टोटल हमें कितनी संख्याएं मिलेंगी, कितनी बार, 10 बार। कितनी बार मिलेंगी, 9 बार। कितनी बार मिलेंगी मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ये हमें 9 बार मिलेगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो बस वही बात यहाँ पर पॉइंट में कह रहा है कि तो भाई संख्याएं कितनी है, 10। तो ऐसे करके भाई कितनी बार मिलेंगी, हमको 9 बार मिलेंगी। तो हमारी टोटल जो योग कितना आ जाएगा इसका, 10 9 भाई 90 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 90। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि कितने परसेंट संख्या आ जाएंगी भाई, कितने परसेंट संख्या। तो भाई आप बताओ, जब 10 गुणे 9 कितना आ गया, 90। तो 101 से लेकर 1000 तक के बीच हमारी कितनी संख्याएं होंगी, आपको सर ये तो हो जाएंगी हमारी 900 संख्याएं। कितनी संख्या होंगी भाई, इनके बीच में टोटल संख्या 900 होगी। तो भाई पूछा कि कितने परसेंट संख्याएं इकाई अंक 9 है। तो भाई इकाई अंक 9 वाली कितनी है भाई, 90 है। कितने में से, 900 में से। तो 90/900 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। कैलकुलेट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से कटेगा आपका 10 बार। यानी कि कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 10% संख्याएं ऐसी हैं जिनका इकाई अंक कितना है भाई, 9 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन तो भैया एवरेज का बिल्कुल बिल्कुल बोले तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, आप लोग कर सकते हो। हमसे कह रहा है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। भाई आप बताओ भैया, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला जल्दी से बताएंगे सभी लोग। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो भैया इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो जानते हो वो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था हमारा n+1, n+1 ब्रैकेट में आपका 2n+1 अपॉन का 6। ये किसका होता है फॉर्मूला, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपके n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला। जहाँ पर n बराबर क्या है हमारा 7। भाई कितनी प्राकृतिक संख्या थी, यानी कि जहाँ पर n बराबर हमारा क्या होता है, 7 होता है। बस इसका मान रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 7 + का 1, 7 + का 1 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2 × 7 + का 1, 2 × 7 + का 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 6। कैलकुलेट कर लो भाई इसको, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 7 दूनी 14 1 15 बटे में कितना आ जाएगा 6। भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 15 अट्ठे होता है आपका 120/6, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 यानी कि 20 आ जाएगा। तो इसका जो औसत आ जाएगा वो कितना आ गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई सबका आ गया होगा आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 200, 2 की पावर 300 और 7 की पावर 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन आपके सारे सामने दिए गए भाई, जिसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे भाई सभी लोग। भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोले ना भाई, इतनी इसकी इतनी पावर है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, भाई आपको क्या करना भाई, इनकी पावर्स जितनी भी इनकी पावर्स है ना भाई, 200 300 100, इनका सबका HCF लेना है भाई। क्या लेना है भाई, पावर्स का HCF। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद बनी रहें। पावर्स का HCF लेना है आपको, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ना भाई, ऐसे ही कॉन्सेप्ट से आपको करना है। ठीक है, पावर्स का क्या ले लेना है, HCF। तो भाई HCF ले लो इसका, तो HCF कितना आ जाएगा भाई, तो भाई ये पावर्स कितनी है हमारी 200 है, और कितनी है भाई 300 है, और कितना है आपका 100। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, तो इसका जो HCF नहीं आएगा वो हमारा 100 आ जाएगा भाई। 100 दूनी 200, 100 तियाँ 300, 100 एकम 100 100। तो भैया इसका HCF कितना आ गया, तो HCF भी इसका कितना आ गया, 100 आ गया। अब इसका जो भी HCF आएगा ना भाई, इसका जो भी HCF आएगा उसका इसकी पावर में क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड यानी कि डिवाइड यानी कि भाग करना है। जैसे कि इसकी पावर 200 है तो इसका HCF कितना आया 100, तो इसको भाई 100 से डिवाइड कर देंगे। इसकी पावर 300 है तो इसका HCF 100 आया, तो इसको भी 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो भाई इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखो सबसे 2 जीरो से 2 जीरो सबके कट जाएंगे भाई। ये 100 से 100 आपका ख़त्म। यानी कि अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो बचा है ना भाई, अब यहाँ पर केवल इसकी पावर बची है 2। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 कॉमा, अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी बची है, केवल 3 बची है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए ना, तो यहाँ पर केवल बचा आपका 2 की पावर 3 और बचा है 7 की पावर 1। 7 की पावर कितनी बची है 1।
कितना आपका बचा भाई, इसको कर देंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 2 का घन कितना हो जाएगा 8 और 7 की 1 गुणा 1 में कर देंगे तो 7 ही रहेगा। तो हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो भाई जिसकी जिसकी पावर सबसे बड़ी है यानी जिसकी पावर का मान सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 निकल के आ गई है। और 9 कहाँ से मिला है भाई, 3 की वर्ग यानी कि 3 के स्क्वायर से। किससे मिला है भाई, 3 की पावर 2 से। तो 3 की पावर 2 वाला कौन सा था हमारा, 3 की पावर 2 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही शानदार और सिंपल सा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ भी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आज का क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त 30 तथा 5 है। यदि उनका योग 25 है तो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर क्या होगा। भाई देखो, दो संख्या हमने मान ली ए अनुपात बी के अनुपात में, जहाँ पर ए और बी हमारे क्या हैं, ए और बी जो है हमारे, ये हमारे को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याएं। ये हमारी दोस्तों क्या हो गई, ए और बी मान ली हमने अपनी अभाज्य संख्याएं, इनको हमने मान लिया। ठीक है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जहाँ से कोई भी संख्या कॉमन ना आए, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई इतनी। अब यहीं पर जो मैंने संख्या ए अनुपात बी मानी है, अब इसमें बोला है कि इनका जो लघुत्तम समापवर्त और मासा है ना, वो 30 और 5 है। तो भैया इनका जो मासा है, इनका एचसीएफ जो है ना भाई, इसको इसी में रखेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ है वो कितना है भाई, 5 है। जब इसका एचसीएफ 5 है तो भाई इसकी गुणा हो जाएगी 5a, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई 5b। कितना हो जाएगा भाई इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ जो है वो हो जाएगा 5b। और इसका तो आपको सभी को पता ही होगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, इसका क्या है एचसीएफ गुणे पहली संख्या ए इंटू बी बराबर इनका लासा। लासा कितना है भाई इसका 30 है। भाई इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 के 30। तो a इंटू बी का मान यहाँ से हमें क्या मिल गया भाई, आप कहोगे सर 6 मिल गया। यहाँ से a इंटू बी का मान कितना आ गया 6। और ये कितना हो जाएगा भाई, इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5a प्लस का 5b बराबर इनका योग कितना भाई 25। हमें देखो क्वेश्चन में बोल रखा कि योग कितना है भाई 25 है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 5, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। 5 से कटेगा 5 बार जाएगा, तो यहाँ से a प्लस बी का मान हमारा कितना आ गया, आप कहोगे सर 5। a प्लस बी का मान कितना आ गया भाई, आप कहोगे सर 5। इसका भाई देखो यहाँ से हमें कितना मिला 6। अब भाई 6 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे भाई। तो भाई 6 के फैक्टर कर लो यहाँ पर, तो 6 के फैक्टर कितने में हो जाएंगे, आपको उसे 2 गुणे 3 में, तो ये यानी कितना हो जाएगा 2 3 6। वैसे ही आपको इनके भी आपको क्या करना है भाई, फैक्टर ही मान लो भाई, फैक्टर ना मानो तो इनके फैक्टरों का योग करो भाई। ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको भाई गुणा करने पे 6 मिले और जोड़ने पर 5। तो आपको सर वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 3, 3 2 5 और 2 3 6, यानी कि वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर वो संख्या जो है हमारी वो हो जाएगी 2 प्लस 3। कितना हो जाएगा सर, वो हमारी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 प्लस का 3। बात समझ में आ गई। तो बस इसको भाई सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई इसकी कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, यानी कि 10,15। तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया मेरे शेर, आपको सर डिफरेंस जो आ गया वो आ गया 5 का। तो अंतर ही तो पूछा था, तो अंतर कितने का भाई 5 का है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका भाई, सॉल्व करने के प्रयास करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी प्लस ए बराबर जो अनुपात है वो कितना भाई 8 अनुपात 7 अनुपात 5 के अनुपात में दिया गया है। ठीक है, 8 अनुपात 7 अनुपात 5 के अनुपात में है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है, तो a अनुपात b अनुपात c का रेशियो कितना होगा। भाई देखो यहाँ पर a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए सब चीज़ें दो बार आई हैं, 2 बार a 2 बार b 2 बार c। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, 2 को ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस का b प्लस का c बराबर इसका क्या कर देंगे योग। तो 8 7 15 15 5 कितना हो जाएगा आपको सिर्फ बराबर में, इसका जो टोटल योग आ गया वो आ गया हमारा 20।
भाई सबको मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, सबका योग कर दिया। भाई इनका योग करेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2a + b + c और योग कितना हो गया 20। 2 से इसको हम काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, आपको सर 10 बार कटेगा। तो a + b + c का मान हमारा निकल के आ जाएगा कितना, आपको सर इसका मान आ गया हमारा 10। यहाँ तक कि आपने बात समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है a/b/c का रेशियो। अब आप एक बात बताओ, अब आप एक बात ये बताओ कि a/b/c सॉरी a + b + c का मान कितना है 10। हमसे a/b/c का मान पूछा है। आपको देखो यहाँ पर a का मान है कितना, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो a का मान है 8, 8 हमें दिया गया है ना, और है टोटल कितना 10। तो बस करना क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर a + b, अब देखो हमें केवल यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमें केवल a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें b और c के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। भाई जब ए बी सी तीनों 10 हैं, जब बी प्लस सी कितना, भाई बी प्लस सी देखो 7 दिया गया है। बी प्लस सी कितना दिया गया आपको सर, बी प्लस सी हमारा 7 है। जब बी प्लस सी 7 है तो ए कितना होगा, तो 10 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बी को निकालेंगे। अब जब बी को निकालना होगा तो हमें ए और सी के बारे में पता होना चाहिए। तो ए और सी कितना, भाई ए सी का मान कितना दिया गया आपको सर, ए सी का मान हमें दिया गया है 5। टोटल 10 है तो ये 5 है, तो कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 5 अनुपात। सी का निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो सी के लिए हमें ए और बी का पता होना चाहिए। तो ए और बी कितना है भाई, ए और बी का निकालेंगे। तो ए और बी का मान कितना है 8, टोटल का मान 10 है। जब ए बी का मान 2 है तो 8 - 10 - 8 कर देंगे तो कितना बचेगा 2। तो हमारा जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:5:2। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये छोटा सा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या x 35624 और बार 1257y4 क्रमशः 11 किससे 11 और 72 से विभाज्य है तो 5x - 2y का मान कितना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई। आप सभी ने ऐसा क्वेश्चनों को किया भी और मैंने करवाया भी है। भाई देखो यहाँ से कह रहा है कि x35, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको संख्या ही लिख लेनी है, x 35624, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, किससे विभाजित है 11, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल भाई अंतराल वाला। कैसे भाई, जैसे कि x को 5 से जोड़ेंगे, 5 को 2 से, एक एक को छोड़कर, और यहाँ से 3 को 6 से और 6 को 4 से, ऐसे तो वो करते हैं ना। तो भाई इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x + 5 2 7x, यानी कि ऊपर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस का x और बटे में कितना आ जाएगा, इनका योग कर देंगे तो 6 4 10 और 10 3 13, ये कितना आ जाएगा बटे में 13। ये कितना आ गया भाई हमारा 13 आ गया, यानी कि 7 + x और ये कितना आ गया हमारा 13। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर 13 से इसको यदि मुझे डिवाइड करना है, जो संख्या पूरी तरीके से कट जाए, तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, तो आपको सर यहाँ पर मुझे x की वैल्यू को 6 रखना पड़ेगा। तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, और 13/13 यानी कि आपस में कैसा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमें पता चला कि यहाँ पर मुझे x का मान क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। यानी कि x का मान हमें पता चल गया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, बातें समझ में आ जाएंगी आपको। अब आगे कह रहा है कि और अगला, अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन हैं आपके, एक तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ से, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 5 7 y और 4। अब इसमें से हमें क्या करना है, y की वैल्यू को पता करना है। ये जो है ना, ये 72 से विभाजित है। यदि ये 72 से विभाजित है, किससे विभाजित है 72 से, तो 72 को भाई फैक्टर कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 9/8, यानी कि 9 × 72। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, अंकों का योग 9। तो बस इसके अंकों का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 5 3 8 8 7 15 और 15 4 19। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 19 प्लस का y। और अब देखो ये 9 से विभाजित होना चाहिए, किससे भाई 9 से, ये पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। तो 19 प्लस y बटे में कितना आ जाएगा 9। अब आप एक बात बताओ सोचकर, मैं y के स्थान पर क्या जोड़ दूं जो कि ये 9 से जोड़ने पर उसका योग जो टोटल बनेगा ना भाई, वो 9 से विभाजित हो जाए। तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर y के स्थान पर यदि मैं इस y के स्थान पर मैं 8 रख दूं
तो 19 कितना हो जाएगा 27, और 27 डिवाइड बाई 9 कर देंगे तो 9 तिया 27, यानी कि ये पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर मुझे 8 तो रखना पड़ेगा। ये चीज़ देखो आपको ना भाई खुद से सोचनी पड़ेगी, ये कहीं से चीज़ उड़ के नहीं आएगी, ये आप खुद से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने y का मान कितना निकाल लिया भाई 8। अब आपके सामने सारी चीज़ें निकल के आ गई, x का मान भी आपके पास, y का मान भी आपके पास। अब क्या करना भी, डायरेक्टली क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। हमसे किसका मान पूछा था, 5x - 2y का। वैल्यू आपके पास दे गई है भाई, x की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, माइनस यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू कितनी है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो 30 माइनस का 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी है। तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था और ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिले हैं। किसको, ए को बी की तुलना में, और बी को सी की तुलना में 60% अधिक, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि ए को 80% अंक मिले हैं तो डी को कितने परसेंट अंक मिले। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, सबसे पहले तो भाई आपको पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन तो भाई सभी को पता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 25%, 60% और 20% की फ्रैक्शन निकालो। यदि मैं आपसे बोलूँ कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको सिर्फ 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। यदि मैं आपसे बोलूँ कि बताइए 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 60% की फ्रैक्शन बराबर कितना हो जाएगा 3/5, और 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आपको सर 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/5। फ्रैक्शन तो भाई सभी लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ से कह रहा है कि ए को बी की तुलना में, जब तुलना की बात हो रही है भाई, इनको लगा लेंगे रेशियो, तो ये हो जाएगा हमारा ए अनुपात बी। कितना हो जाएगा ए अनुपात बी। ए जो है ना भाई, ए को बी की तुलना में 25% ज़्यादा, भाई किसकी तुलना में, बी की तुलना में। यदि मैं आपसे बोलूँ यदि ये बी 4 है तो भैया, यदि बी 4 है तो ए कितना होगा, तो ए कितना होगा भाई, क्यों, ए को बी की तुलना में 25% ज़्यादा मिला, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यदि बी 4 है तो उसको एक ज़्यादा मिल गया होगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/4। अब आगे निकालेंगे बी अनुपात सी। बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, कह रहा है कि बी को सी की तुलना में 60% ज़्यादा मिले। 60% की फ्रैक्शन कितनी है 3/5 है। यदि सपोज सी को 5 वोट मिले होंगे, भाई सी को कितने मिले अंक, 5 अंक मिले हैं, और बी को सी की तुलना में कितने ज़्यादा मिले, 3 ज़्यादा। यदि 3 ज़्यादा मिले होंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 8। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा 8/5। अगला हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा सी अनुपात डी का। कह रहा है कि सी को ना डी की तुलना में 20% कम, तो 1/5। यदि डी को 5 मिले होंगे ना, तो सी को डी की तुलना में 1 कम, यानी कि कितना मिला होगा आपको सर 4 मिला होगा। तो हमारा जो आ गया रेशियो 4/5। अब बात करेंगे क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि बताइएगा कि डी को कितने परसेंट अंक मिले हैं भाई, डी को। तो यहाँ से सबसे पहले ए को 80% अंक मिले, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से देखो बी है, यहाँ से ये बी से बी, सी से सी खत्म है। यहाँ पर हमें बात किसकी करनी है, ए की और डी की। बात समझ में आ गई, यानी कि ए अनुपात डी का हमें अभी रेशियो चाहिए। तो ए अनुपात डी के लिए क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, आपको इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे और इसके पूरे की गुणा आपको यहाँ पर कर देनी। तो ये कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, चौको कितना हो जाएगा 160 अनुपात 5 25, चौको कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 160 अनुपात 100। इसको काट देंगे 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे 160। तो हमारा रेशियो कितना आ गया 8/5 का। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब ए का मान कितना आया 8। ए का मान कितना आ गया, यहाँ से यदि मैं निकालूँ तो आपको सर ए की वैल्यू जो आ गई है ना, वो कितनी आ गई है 8। जब ए का मान 8 है, वो कर नहीं, ए को 80% अंक मिले, यानी 8 की वैल्यू किसके बराबर है 80% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको सर 1% की वैल्यू आ जाएगी 10। 1% की वैल्यू 10 है, तो हमसे पूछा कि डी को, और डी को मिले कितने हैं भाई 5। डी का मान है कितना 5। जब एक का मान 10 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 गुणा 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। दैट्स सॉल्व, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कितना हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 50 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 30 साल में 8,028 और 6 साल में इतना हो जाती है। भाई देखो कोई राशि है भाई, हमें नहीं पता मेरा मूलधन कितना, भाई मूलधन आपने मान लिया कि मेरा मूलधन पी है।
अब जो मूलधन पी राशि है ना, वो कह रहा है कि 3 वर्ष में, यहाँ से लेकर इसको कितना समय लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है ना भाई उसका, वो कह रहा है कि उसे 3 साल का समय लगा है। यानी कितने समय का, 3 साल में। तो 3 साल में वो उसको कितना हो जाता है, 8028 हो जाता है। और कह रहा है कि और 6 वर्षों में वो 12042, यानी कि ये जो मूलधन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 साल में, कितने साल में, वो बोल रहा है कि 6 साल में। 6 साल में जो राशि है ना वो कितनी हो जाती है, वो 12042 हो जाती है। अब इनके, तो यदि ये राशि 6 साल में 12042 हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ समय लगा होगा। तो कितने का समय लगा, 6 बाई से 3 बाई घटा देंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा समय, 3 बाई, यानी 3 साल ये 3 साल ये, तो टोटल कितना हो गया, 6 साल। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो, अब भाई राशि हो कितनी जाती थी 6 वर्षों में, आप कह रहे हो कि राशि जो है ना भाई वो हो जाती थी हमारी 12042। इससे पहले राशि कितनी थी हमारी, आप कहोगे सर 8028 थी। भाई इनको काट दो, इनको काटेंगे तो ये आपका कटेगा कितनी बार कट जाएगा भाई आपका, इसको भाई काटो। अब इसको काटो भाई, कितनी बार ये कटेगा, इसके भाई मल्टीपल फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे भाई, मल्टीपल फैक्टर इसके कर देंगे। और इसको जब मल्टीपल फैक्टर करेंगे तो भाई ये आ जाएगा इसके बटे में। जो बड़ी संख्या होगी, जो टोटल अमाउंट होगा वो हमारा ऊपर, जो इससे पहले का अमाउंट होगा वो नीचे। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, ठीक है, इसको करेंगे भाई कैलकुलेट। तो ये जो संख्या कटेगी ना दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये कटेगी 4014 से। तो 4014 तियाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 तियाँ 42, यानी कि 3 बार, और 4 दूनी 8, यानी कि 3/2। तो जब आप इसको 4014 से काटेंगे तो ये आपका 3/2 बार कट जाएगा। मूलधन हमने कितना माना था, पी, और ये पी का कितना गुना है, 3/2। तो बस 3/2 बराबर, बराबर किसके, 3 साल की। तो ये कितना हो जाएगा, 8028। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। अब इसको क्या करना भाई, इसको यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिएगा, अब इसको भाई काटो, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा कितनी बार, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 3 18, 3 सत्ते 21, 3 18, और 2 की इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 की 2, कैरी करेगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5, कैरी करेगा 1, 2 छक्के 12, 1 13 की 3, कैरी करेगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5352। 5352 देखो भैया किस ऑप्शन में, 5352 ऑप्शन नंबर ए के पास है। ये क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन भाई कम समझ में आया भी होगा। भाई काफ़ी को लोगों को तो ये क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल कम समझ में आया होगा। भाई देखो, एक बार मैं इसको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में बोला था कि कोई राशि थी जो 3 साल में इतना हो जाती, तो मैंने मूलधन पी मान लिया, वो 3 साल में इतना हो जाती है, और टोटल का जो 6 साल है ना भाई वो हो जाती है 12042। तो हमें यहाँ से ये पता करना है कि जो 8028 की राशि है वो 12042, वो कितने, किस हिसाब से, यानी कितने गुने से ये आपकी 12042 हो रही है। समझ रहे हैं ना भाई। तो ये यहाँ से हमने इसको क्या किया, मैं इसके मल्टीपल फैक्टर निकाले, तो ये कितना हो गया हमारा, 3/2। जब ये 3/2 हो गया तो तो हमारा जो मूलधन कितना था, वो भी हमारा कितना था, मूलधन पी माना था। तो हमारा मूलधन पी भी इसका 3/2 गुना होकर, और इसका मूलधन 8028 गुना हो जाएगा। तो बराबर में आ जाएगा 8028, और कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। भाई यहाँ से एक शंकु बना लो, जैसे कि आपके सामने ये शंकु है। और अब देखो क्वेश्चन में को पढ़ो। क्वेश्चन में देखो, यहाँ से ये नीचे शंकु के नीचे एक वृत्त होता है। वृत्त जो होता है इसका व्यास होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या यानी कि आर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपकी जो ये है, ये क्या हमारी, ये ऊंचाई कहलाएगी, यानी ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, एच। शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, यानी कि ऊंचाई एच बराबर हमें कितना दिया गया, 28 दिया गया है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमको दे रखी है 8, ठीक है। यानी कि ऊंचाई हमारी हो जाएगी एच, और एच का मान हमें कितना दे रखा है, 28 इन्होंने दे रखा है। यदि ऊंचाई 28 है और आधार कितना है इसका, आधार का व्यास, ये जो व्यास है ये कितना हमारा 42 है। यदि व्यास 42 है, और आप सभी जानते हो, यानी कि ये जो पूरा व्यास है, ये पूरा व्यास कितना है, ये पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक का ये 42 है। और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 42 का आधा कर देंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 21, यानी आर बराबर कितना आ गया, 21।
यानी कि जो हमारी त्रिज्या है वो कितनी है दोस्तों 21 है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी लंबाई, यानी कि लंबाई और ये ऊंचाई और आर, तो आर एच एल, आर एच एल, एच का है हमारी, एच हमारी जहाँ पर ये हो जाएगी दोस्तों ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो एच आपको पता है, आर भी मिल गया। अब यहाँ से एल निकालेंगे। एल कैसे निकालेंगे बताओ, एल कैसे निकालेगा भाई? देखो आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़े होंगे, त्रिक होता है 3 4 5 का। तो भाई 21 को चाहो तो आप फैक्टर कर लो भाई, 21 के चाहो तो आप फैक्टर कर सकते हो। कैसे कि जैसे ये आपका 21 है तो इसके 21 के फैक्टर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 3, 7 या 21। वैसे ही 28 के कर देंगे तो 28 का हो जाएगा आपका 7 गुणे में कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पर आपको मिला 3, यहाँ पर मिला 4, यहाँ पे कितना मिल गया आपको, यहाँ पे मिल गया आपको 4। और त्रिक होता है किसका, 3 4 5 का। तो यानी कि इसकी गुणा किसके साथ में हुई होगी 5 में, तो यानी 3 4 5, ठीक है ना, 3 4 5। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, तो 7 यहाँ पर भी होगा, यानी कि लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 7 पना 35। ट्रिपलेट से क्या है, आप इसकी लंबाई आपने बड़ी आसानी से निकाल ली। वैसे आप इसका इसका वर्ग करते, इसका वर्ग करते, फिर इसका वर्ग करके, तो वर्ग में क्या होता है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। लेकिन इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन भी नहीं बड़ी हमारी, और हमारा क्वेश्चन का जो लेंथ है इसकी, एल का मान भी हमने निकाल लिया। हमसे क्या पूछा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है करोड़ स्पेस एरिया। इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, क्या होता है, पाई आर एल। ये होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बस इसी को रख दो, आंसर आ जाएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान है 21, इंटू एल का मान कितना है भैया 35 है। बस कैलकुलेट कर लो, 7 से कटेगा 7 या 21, 22 तियाँ होता है 66, गुणे हो जाएगा 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सिक्का 30 की जीरो। भैया इकाई अंक देखो, जीरो तो सभी में है तो इसकी गुणा कर लेंगे भाई। 35 सिक्का 210 की जीरो कैरी करेगा 21, 35 सिक्का 210 और 10 कितना हो जाएगा 231, ये आ जाएगा 2310। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है 2310 वाला। आपको सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता ने 1250 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसको 10% की हानि हो गई, और यदि वह उसे 2600 रुपये में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि वह 17% का लाभ कमा सके। भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि भाई इतनी वस्तुएं बेचने, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेचे और उसको इतना लाभ या हानि होती है, तो उसे कितने में बचनी चाहिए, इतने का लाभ हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने ना भाई, तो इसको आपको प्रोपोर्शन मेथड से करना होता है। प्रोपोर्शन मेथड क्या होता है भाई, जैसे जैसे कि यदि हमारा मान है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, पढ़े होंगे आप लोगों ने ये चैप्टर। तो यहाँ पर ए और बी का मान कितना होगा, ए बटे बी, जो ए बटे बी का मान होगा यानी कि समानुपात है बराबर किसके, सी बटे डी के, ये मान हमारा होता है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, तो इसको हम करेंगे उसी मेथड से, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बताया था। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या करें, जो हमारा, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, तो जो हमारा मूल्य होगा ना, मूल्य उसको लिखेंगे ऊपर, और जो हमारी वस्तु होगी उसको लिखेंगे नीचे। बस आपको इतना यहाँ पर छोटे से पॉइंट को ध्यान रखना है। तो मूल्य कितना है हमारा 1250, तो 1250 लिखना है ऊपर, बटे वस्तु हमारी कितनी मिलती है 25, तो बटे में आ जाएगा 25, बटे में कितना आ गया 25, बटे में आ गया हमारा 25, अनुपात लगाएंगे, अनुपात लगाएंगे। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 10% की हानि होती है, 10% की हानि हो जाती है तो कितना हो जाता होगा 90, समानुपात। उसी मेथड से कर रहे हैं, प्रोपोर्शन मेथड से। अब कह रहा है कि उसे 2600 में वस्तु को बेचा जाना चाहिए, वस्तु कितने में बेच रहे हैं 2600 में, मूल्य कितना है 2600, वस्तु कितनी हमें नहीं पता, वस्तु को मान लिया मैंने एक्स, वस्तु हमने क्या मान ली, एक्स मान ली है, ठीक है, वस्तु को मान लिया हमने एक्स। और कह रहा है कि 17% का लाभ होता है, तो 17% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 25 पंचे 125, कितनी बार कट गया 50 बार। ये अनुपात 90 में है, तो आप सभी जानते हो 50 अनुपात 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 50/90 लिख सकते हैं। समानुपात लगा देंगे तो यानी कि इसके कैसे बराबर हैं, समानुपात यानी कि समान अनुपात में है, तो ये बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको सिर्फ बचेगा ऊपर 2600, ये कितना है एक्स गुणा कितना हो जाएगा 117, 117 हो जाएगा भाई, ठीक है, 117 हो जाएगा। अब भाई इसको काट लेंगे, 117 से इसको काट देंगे भाई, 13 से काट देंगे तो 13 नंबर 117, 13 से कट जाएगा 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 200/9, 200/9, 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दाहम 90, 10 से कटेगा 10 पना 50, 5 से ये कट जाएगा 5 चौको 20, तो कितना आ गया 40, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपका उत्तर 40। यानी कि
कितना कमा सके ताकि वो वस्तुएं बेची जानी चाहिए। तो कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए, तो आपको उसे 40 वस्तुएं बेची जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए, 40 वस्तुएं उसको बेचनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर भैया वस्तु होगी, ठीक है, रुपए नहीं होगा, इसको काट देना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी भाई, वस्तु हो जाएगी। ठीक है, 40 वस्तुएं इसको बेची जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन यार इन्होंने फिर से बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया भाई, इतना आसान क्वेश्चन। भाई मुझे लगता है कि भाई इस क्वेश्चन को तो भैया कोई गलत नहीं करेगा। भैया क्या पूछा है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो भी बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। भैया लगा दो, क्या देरी कर रहे हो, बस तुरंत आपका आंसर आ जाएगा भाई। मूलधन कितना भाई, 2 लाख। 2 लाख में कितनी जीरो होती हैं, आपको सर 5 होती हैं, तो लिख देंगे कितना हो जाएगा, 2 लाख गुणे कितने की दर से, 8% की दर से, कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 × 3 = 24 और 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, और 3 जीरो इसके पीछे आ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 48,000। दैट सॉल्व, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप जो कि पूरी तरह से भरे टंकी को 54 घंटे में खाली कर देता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगा। क्वेश्चन ने मैंने क्या किया, एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया ताकि आपका दिमाग घूमे जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको करवा चुका हूँ। जब मैं किस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ना भाई, तो आप कहोगे हाँ सर ऐसा क्वेश्चन आपने करवाया है प्रैक्टिस सेट में। भाई देखो, इनलेट का मतलब क्या होता है, इनलेट का मतलब होता है भरने वाला, आउटलेट यानी कि जो पानी को आउट कर रहा है, बाहर कर रहा है, यानी कि पानी को निकाल रहा है। ठीक है, मान लिया कि भैया पाइप एक ए है, और ए पाइप जो है ना वो क्या कर रहा है भाई, जो हमारा ए पाइप है ये कौन सा है, ये तो हो गया हमारा भरने वाला पाइप। ये कह रहा है कि ये 120 घंटे में भरता है। ये ए पाइप जो है ना कितने घंटे में भर रहा है, 120 घंटे में भरता है। जबकि एक दूसरा पाइप है हमारा बी, वो कह रहा है इसे 54 घंटे में खाली कर देता है। यदि खाली कर देता तो ये हो गया माइनस वाला, और कितने घंटे में खाली कर रहा है भाई, 54 घंटे में इसको खाली कर देता भाई। इतनी बात समझ में आई, ये 54 घंटे में खाली कर रहा है। भाई अब इन दोनों का एलसीएम ले लो भैया, 120 और 54 का एलसीएम ले लो। तो 120 और 54 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम ले लेंगे किसना, 120 का और 54 का। भाई इसको काटेंगे भाई, 2 से काट दें क्या, भाई इसको 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 निम्मा 54। इसको काट दो 20 से, तो 20 एकम 20, 9। अब इसको 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, तो 6 दूनी 12 निम्मा 108, यानी कि 1080। यानी कि इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया भाई, 1080। इसका जो एलसीएम लिया वो कितना आ गया मेरे दोस्त, आपको सर इसका एलसीएम जो आ गया वो आ गया 1080। एलसीएम कितना आ गया, 1080। और जो एलसीएम आता है यही हमारा क्या आ जाता है, टोटल टंकी की कैपेसिटी। अब क्वेश्चन में निकालेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 दूनी 108 यानी कि 20 बार, और 12 निम्मा 108 यानी कि कितनी बार, 9 बार। बात समझ में आ गई। तो ये कितने, ये क्या निकल के आ गई, ये तो इसकी निकल के आ गई एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। यानी ए 9 की क्षमता से काम करता है, बी 20 की क्षमता से काम करता है, जबकि 20 कैसा है, खाली करने वाला। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे भैया ए की। क्या क्वेश्चन में बोला है कि यदि टैंक खाली है तो 8 इनलेट पाइप, इनलेट कौन है, ए देखो भरने वाला है तो इसको प्लस लगा लो, ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। तो जो भरने वाला पाइप है ना वो 8 घंटे तक चला, कितने घंटे तक चला है, सॉरी, जो भरने वाला पाइप है वो कितने पाइप हैं, वो 8 पाइप है, और कितने घंटे तक चलेंगे भैया, वो कह रहा है कि वो टैंक खाली होने पर वो 8 इनलेट पाइप, 8 इनलेट पाइप खोले जाते हैं। तो भैया 8 इनलेट पाइप 9 की क्षमता से कार्य करेगा तो कितना भर देगा भाई, 9 की क्षमता से भरेगा तो कितना भर देगा, तो 8 गुणे 9 यानी कि कितना भर देगा, आपको सिर्फ वो 72 भर देगा, 72 भर देगा। और कह रहा है कि 3 आउटलेट पाइप हैं, जब 3 आउटलेट पाइप हैं, जब 3 आउटलेट पाइप 20 की क्षमता से काम करेंगे भाई, 3 आउटलेट पाइप जो होंगे ना भाई वो किसकी क्षमता से काम करेंगे, 20 की क्षमता से काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणे, और ये हो जाएगा माइनस का 20, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो ये हो जाएगा 20 3 60 यानी कि माइनस का 60 हो जाएगा, यानी ये कैसा हो गया, खाली करने वाला। अब कह रहा है कि तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगा। भाई आप बताओ, ये भरने वाला ये खाली करने वाला, भाई दोनों के बीच में देखो कंपेयर करेंगे तो भाई इनके बीच में कंपेयर कितने का, भाई ये 72 का ये 60 का, तो भाई 72 और 60, ये प्लस का ये माइनस का, कितने का डिफरेंस है, आपको सर इसके बीच का जो डिफरेंस है ना भाई वो 12 का डिफरेंस है। जबकि टोटल टंकी हमारी कितने की है, टोटल टंकी जो है ना भाई वो है 1080 लीटर की,
और भैया इसके बीच का अंतर कितना भाई, क्योंकि दोनों एक साथ खोले, ये 72 भर रहा है, वो 60 खाली कर रहा है। तो भाई ओवरऑल कितना भर रहा है, ओवरऑल भर तो 12 ही रहा है। तो भरना कितना 1080, तो भर कितना रहा है 12। तो कितने घंटे में भर जाएगी, 12 निम्मा 108, यानी कि 90 घंटे में वो टंकी जो है वो पूरे तरीके से भर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंसारी को 26 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस रेशियो में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर वो 10% का लाभ कमा सके। भाई देखो, सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, मिश्रण का क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले मिक्सचर का क्या निकालेंगे, मिक्सचर का हमें निकालना होगा क्रय मूल्य, मिक्सचर का क्रय मूल्य। तो मिक्सचर का सीपी कैसे निकालेंगे भाई, मिक्सचर का सीपी कैसे निकालेंगे, यानी कि मिक्सचर को, मिश्रण को हमने कितने खरीदा, कितने में। कह रहा है कि मिश्रण को बेचने पर उसे 10% का लाभ हो रहा है। मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर जब बेचता है वो 10% का लाभ कमाता है। भाई लाभ कितने का कमा रहा है, 10%, यानी कि कितना हो जाएगा 110%। और वो 110% किस पर कमा रहा है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर, यानी किस पर बेच रहा है, 30 रुपये पर बेच रहा है। तो यानी 110% की वैल्यू कितनी दी गई, 30। तो हमें वैल्यू कितनी की निकालनी है, 100% की। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30 गुणे 100 बटे में कितना आ जाएगा आपका 110। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जीरो से आपका जीरो खत्म, ये हो जाएगा आपका 300 बटे 11। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा 300 बटे 11। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये जो निकल के आया ना, ये हमारा निकल के आ गया है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पंसारी को 26 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम। भाई 26 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम, तो भैया इसको अब लगा देंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। वही मेथड है, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 26 और यहाँ पर लिख लेंगे भाई 32। भाई 26 बटे, ये कितना आ गया 26 प्रति किलोग्राम और ये 32 रुपये प्रति किलोग्राम। अब दोनों को एक तरफ लिख लिया 26 और एक तरफ लिख लिया 32। अब जो बीच में लिखेंगे ना भाई, वो लिखेंगे इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 300 बटे 11। जब इसके बटे में 11 है तो ये इसके बटे में जो 11 है ना, तो ये इसकी गुणा 11 से कर देंगे। जब इसकी गुणा 11 से करेंगे तो इसकी भी गुणा 11 से कर देंगे, और इसकी भी गुणा 11 से इसके साथ में कर देंगे। ठीक है, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ पे 300 बचेगा। 26 गुणा 11 कर देंगे तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66 की 6, और 11 दूनी 22 और 6 28, ये कितना हो जाएगा 286। 11 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 की 2, और 11 तीन 33, 2 35, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 352, और ये हो जाएगा 286, और ये कितना हो जाएगा 300। बस एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ से इसको घटा दो, इसको यहाँ से यहाँ घटा दो। भैया 300 माइनस का 286 कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा आपको सर, ये बचेगा हमारा 14। अनुपात लगाएंगे, 352 में से 300 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा आपको, सिर्फ 52 बचेगा। तो 52:14, इसको काट देंगे भैया, किससे, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, और ये कट जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 सत्ते 14। तो ये कितना आ गया 26:7। देख लो कौन सा ऑप्शन है 26:7 वाला, पहला ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट के बाद के विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% की दो क्रमिक छूट। भाई देखो, क्रमिक छूट की जब बात हो रही है तो भाई सक्सेसिव मेथड की बात हो रही है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य का योगफल 1995 रुपये, तो वस्तु का प्रिंट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पूछा है। भाई देखो, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है भाई, 35% की छूट दे रहा है भाई। डिस्काउंट कितने का दे रहा है भाई आपको, सर डिस्काउंट जो मिल रहा है ना भाई, वो मिल रहा है 35% की छूट पर। डिस्काउंट मिल रहा है 35%। और कह रहा है कि उसके बाद विक्रय मूल्य को 20% और 15% की दो क्रमिक छूट के बाद, भैया 20% और 15% की, भैया इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस का 15 माइनस का 20 गुणे 15। इसकी एकल छूट देख लेते हैं कितना है, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। भाई 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से कटेगा 5 तियाँ 15 बार। ये कितना हो जाएगा, 20 10 30 5 35, और 35 माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 32%। ये कितना आ गया, ये तो आ गया हमारा 32%। और यहाँ से इसका निकालेंगे एसपी। एसपी कितना है हमारा भाई, कोई चीज़ है भाई 35% की छूट दे दी, तो आपने इसको बेचा कितने में होगा, आपको सिर्फ 65% में बेचा होगा।
भाई यहाँ से मैंने इसको 35% की छूट दे दी, तो बेचा कितने में होगा भैया? 65% में बेचा होगा। कोई चीज़ होती है 100%, आपने इस पर 35% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने इस वस्तु को कितने में बेचा होगा? 65% में। और ये क्वेश्चन में बोला है कि जो 35% की जो एकल छूट मिल रही है 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देने के बाद, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो रहा है भाई? 32% के बराबर। यानी कि ये 32% ये यहाँ से हमारा निकल के आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में बोला है कि तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है कि इसका जो विक्रय मूल्य जो है ना छूट के बाद का, वो 1995 है। कितना भाई? 1995। अब आप एक बात बताओ, 32% की तो आपने एकल छूट दे दी है, तो आपने इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, इसको चाहो तो SP1 मान लो या SP2 मान लो, इसका हमारा जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो कितना होगा भाई? 32% की एकल छूट देने के बाद उसको आपने कितने में बेचा होगा? तो आप कहोगे सर हर चीज़ होती है 100%, 32% यदि उसको एकल छूट दे दी तो मैंने उसको 68% पर बेचा होगा। तो यहाँ से देखो दोनों की सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। तो हमसे क्या पूछा कि दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य। भैया पहली छूट क्रमिक के बाद विक्रय मूल्य ये और दूसरा हमारा ये है, तो दोनों के बीच का क्या पूछा है? योगफल। जब योगफल पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 8 5 13, 6 6 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 133%। भाई आप बताओ इसका टोटल योगफल कितना है? 133। वो कह रहा है नहीं, जो योगफल है ना भाई वो 1995 है। यानी 133% की वैल्यू किसके बराबर है? 1995 के बराबर है। जब 133% की वैल्यू 1995 के बराबर है तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1995 गुणा में कितना आ जाएगा? 100 और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 133। कितना आ जाएगा भाई आपको सर? 133। भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, इसको काट देंगे भाई, कितने किससे कटेगा भाई? ये आपका कट जाएगा 19 सत्ते 133, 19 से काट देंगे, 19 सत्ते 133, 19 से काटेंगे 19 से कम 19 और 19 पचे 95 और 7 से ये कट जाएगा 15 सत्ते 105 भाई 15 बार। तो 15 की गुणा 100 में कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा 15 गुणा का 100 इज इक्वल टू 1500। कितना आ जाएगा? 1500। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी के पास है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1500। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिएगा भाई आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मिता पीहू से तेज है। स्मिता और पीहू 48 किलोमीटर चलते हैं, उनकी चालों का योग 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और उनके द्वारा लिए गए समय का योग 28 घंटा है। तो स्मिता की चाल कितनी? भाई इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो होगा भाई बाई ऑप्शन। इस क्वेश्चन को भाई कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करेंगे बाई ऑप्शन। यदि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करोगे ना तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे भाई। द्विघातीय समीकरण से करोगे ना भाई तो क्वेश्चन का जो करने का तरीका है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसको हम बाई ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। भाई आप सभी जानते हो चाल पूछा है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। भाई कौन है? स्मिता। स्मिता कह रहा है कि पीहू से तेज है, यानी कि स्मिता तेज दौड़ती होगी। तो स्मिता यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भैया स्मिता, और यहाँ पर एक लड़की कौन है भाई? पीहू। ठीक है, और स्मिता जो है ना भाई, स्मिता ये जो पीहू से कैसी है भैया? तेज दौड़ती है भाई। पीहू से कैसी है? तेज दौड़ती है। स्मिता और पीहू प्रत्येक 48 किलोमीटर चलते हैं। भाई देखो स्मिता भी 48 किलोमीटर चल रही है और पीहू भी 48 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। और उनकी चालों का योग जो है ना भाई 14 किलोमीटर प्रति घंटे है भैया। अब आप एक चीज़ सोचो, आपको 14 किलोमीटर प्रति घंटे है और उनके द्वारा लिया गया समय योग कितना है? 28 है। अब आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है स्मिता और पीहू के बीच में कि उनका योग कितना हो? 14, और उनका योग कितना होना चाहिए भाई? 14 होना चाहिए, ठीक है। योग कितना होना चाहिए? 14। तो भाई यहाँ से मैं पहले ऑप्शन को लेता हूँ भाई। अब 14 कैसे योग निकालेंगे भाई? देखो अब इसको करेंगे ऑप्शन से। अब जब इसका योग निकालेंगे ना 14 से, तो वो ऐसी संख्या रखेंगे जो कि स्मिता दूरी कितनी है? 48। ये 48 से कटनी चाहिए। क्या 12.5 48 से कट रहा है भाई? आप कहोगे नहीं कट रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन को रखते हैं 12। क्या ये 12 48 को काट सकता है? आप कहोगे जी भैया काट सकता है। 12 एकम 12, 12 चौको 48।
12 चौको 48 और योग कितना होना चाहिए 2। जब स्मिता का योग 12 है तो पीहू का कितना होगा, आपको सर इसका 2 होगा, क्योंकि इसका योग कितना होना चाहिए 12 2 14, तभी तो योग 14 होगा। तो ये भी कट जाएगा 48 से, कितनी बार कट जाएगा, तो आपको सर ये कट जाएगा 24 बार। ये कितनी बार कटेगा, 12 चौको 48 4 बार, ये कट जाएगा आपका 24 बार। तो ये कितना आ जाएगा आपको सर 4 प्लस का कितना आ जाएगा 24। और कह रहा है कि उनको समय का जो योग है ना वो 28 घंटे। क्या इनका योग 28 घंटे है, तो 24 4 28 घंटे। तो आपने देखा यहाँ से जो समय का योग लग रहा है वो कितना लग रहा है, 28 घंटे ही लग रहा है। तो इसका मतलब है बी वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ पर जो चाल रखी थी ना भाई, वो हमने इसकी चाल 12 ही तो मानी थी। इसको ऑप्शन से करने से हमें ये फ़ायदा मिल गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही है। क्योंकि 12 को रखने पर इसमें इसका योग जो है, चाल का योग भी हमें 14 मिल रहा है, 12 2 14, और समय का योग 28 घंटा। तो देखो समय का योग भी हमें 28 घंटे मिल रहा है, क्योंकि चाल बराबर होती है दूरी बटे समय और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बात समझ में आ गई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। भाई देखो सीधी सी बात है, ए कितने दिन में कर रहा है भाई, ए कितने कर रहा है भाई, ए कर रहा है भाई 15 दिन में कर रहा है, और बी इसको कर रहा है भाई 25 दिन में। भाई दोनों का एलसीएम ले लो भाई, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 75। 15 पना 75 और 25 तियाँ 75। भैया ये क्या आ गई इसकी एफिशिएंसी। भाई दोनों मिलकर कह रहा है कि दोनों वे 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते। भाई आप बताओ भाई दोनों मिलकर कितना काम करे भाई, 5 3 8। अब भैया ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितनी की क्षमता से कर रहे हैं भाई, 8 की क्षमता से कर रहे हैं। और कितने दिन तक कर रहे हैं भाई, 5 दिन तक। 5 दिन में वो 8 की क्षमता से कितना काम कर लेंगे, 8 गुणे 5 यानी कि वो 40 यूनिट काम तो कर लेंगे भाई। कितना काम कर लेंगे वो, 40 यूनिट काम यहाँ से वो कर लेंगे। तो शेष काम कितना बचेगा भाई, मेरा टोटल वर्क, ये क्या था हमारा टोटल वर्क यानी कि 75। मेरा टोटल वर्क कितना था भाई 75 था, जिसमें से मेरा 40 काम हो चुका है। तो अभी भी मेरा शेष काम कितना बचा है, शेष काम करने के लिए क्या कर देंगे, टोटल में से हुए वाले काम को घटा देंगे। 75 माइनस का 40, यानी कि अभी भी मेरा जो शेष काम है वो कितना बाकी है, अभी भी मेरा शेष 35 काम अभी भी बाकी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शेष काम को ना ए और सी के द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। अब शेष काम को कौन पूरा कर रहा है भाई, ए और सी। अब शेष काम को काम करने के लिए कौन आ रहे हैं भैया, ए और सी आ रहे हैं। अब ए और सी को निकालेंगे भाई, तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें सी की क्षमता पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें ए की क्षमता पता है, बी की, अब सी की क्षमता तो पता ही नहीं है, तो सी की एफिशिएंसी हम निकालेंगे भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि ए सी जो है ना भाई वो 4 दिनों तक काम करते हैं। भाई दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। किसको, शेष काम को। तो शेष काम था कितना हमारा 35, यानी 4 की वैल्यू बराबर किसके, 35 के। तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो एक का मान हो जाएगा आपका 35/4। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, सी की क्षमता निकाल रहे हैं, कार्य क्षमता। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 35/4, बटे में कितना हो जाएगा 4। और कितने दिनों तक, इसमें क्या किया गया था 5 दिन तक काम किया था, और इसमें कितने दिन तक हो जाएगा 35/4। भाई 5 दिनों तक साथ मिलकर किया था ना। इसके बाद भाई 5 दिन बाद यानी कि माइनस का 5 कर देंगे भाई इससे। बात समझ में आ रही है ना, ये माइनस का 5 क्यों किया, ये 5 मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि ए की जो क्षमता थी ना वो कितनी थी भैया 5। क्योंकि ए की क्षमता कितनी है भाई, यहाँ से देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है भाई, 5 ही तो है। ए की कार्य क्षमता यदि 5 है और सी की निकालनी है, तो ए की कार्य क्षमता 5 है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 35/4 माइनस का 5। तो इस ए की क्षमता यहाँ से घटा देंगे, ए की क्षमता भी तो कम करनी होगी। यदि मैंने सपोज मान लो, यदि मैं माइनस का 5 नहीं करता, तो ये किसकी थी 35/4। ये 35/4 थी ना, ये ए और सी दोनों की थी। ये 35/4 ये तो ए और सी दोनों की थी। अब यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता तो 5 है, तो 5 इससे माइनस कर देंगे तो हमारी सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई 35 और माइनस का 5, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और 35 माइनस का 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/4। ये आ गई है सी की क्षमता, ये सी की एफिशिएंसी बोल सकते हैं, कार्य क्षमता निकल के आ गई सी की। बस हमसे पूछा था कि सी अकेले कितने दिन में कर लेगा। भैया सी अकेले पूछा है ना, सी अकेले कितने दिन में कर लेगा, हमें से केवल सी के बारे में पूछा। तो सी की क्षमता कितनी है 15/4, टोटल काम है कितना 75। तो 75 काम को कौन करेगा, सी करेगा, किस क्षमता के साथ 15/4। भाई 15/4 भाग में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, 15 से कटेगा 15 पन्ना 75 और 5 चौको 20, यानी कि जो सी है ना
वो कितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेगा? आपको सिर्फ 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन भाई बहुत आसान था, केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 5/7 गति के चलते हुए कार्यालय के सामान्य समय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय कितना है? भाई एक तरफ लिख लो सामान्य समय और एक तरफ लिख लेंगे हम नया समय। ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे सामान्य समय, ये हो गया हमारा सामान्य समय और ये हो गया हमारा नया समय। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि सामान्य गति की, एक तरफ लिख लो सामान्य गति और एक तरफ लिख लेंगे सामान्य समय, एक तरफ नया समय। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन की सामान्य गति के ना वो 5/7 गति पर चलता है सामान्य समय से। यहाँ से हम इसकी निकालेंगे भैया चाल। क्या निकालेंगे? चाल। तो इसकी सामान्य चाल कितनी थी पहले? 7, और इसकी नई चाल अब कितनी हो गई भैया? 5 हो गई है। और आप सभी जानते हो जो चाल होता है वो समय के अनुपात का कैसा होता है? उल्टा होता है। यदि ये 7:5 है तो ये हो जाएगा 5:7। ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं। अब देखो कह रहा है कि वो सामान्य समय से ना 10 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई आप बताओ सामान्य समय कितना था? 5, 5 से हो कितना गया? 7। कितना लेट पहुंचा? आप कह रहे हो 2, वो कह रहे हैं नहीं 10 मिनट, यानी 2 की वैल्यू 10 मिनट के बराबर है। तो 2 मिनट, 2 बराबर 10 मिनट, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 5 मिनट। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 मिनट। तो हमसे पूछा है कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समय ज्ञात कीजिए। तो कार्यालय वो पहुंचना कितने पर था? 5 पर। लेट हुआ था भैया 1 मिनट की वैल्यू 5 है, तो 5 मिनट की वैल्यू गुणा 5 कर देंगे, 25 मिनट। 25 मिनट इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 25 मिनट बिल्कुल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? भाई देखो समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है भाई? 4 गुणा भुजा यानी कि 4a होता है। तो 4a बराबर कितना दे रखा है हमको? 200 दे रखा है। यदि 4a बराबर 200, 4 से कट जाएगा कितनी बार? 50 बार। 50 100 को 200, यानी a बराबर हमारा कितना आ जाएगा? a बराबर यानी भुजा हमारी कितनी आ गई? 50। यहाँ से हमने क्या निकाली? भुजा। भुजा का मान कितना आ गया हमारा? 50। और दोस्तों इसके समचतुर्भुज के परिमाप का एक फार्मूला भी होता है। वो फार्मूला मैं आपको बताया भी था मैंने पिछली भी क्लास में। इसका फार्मूला होता है d1² प्लस का होता है आपका d2², और बराबर कितना होता है? यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ, d1² प्लस का आपका d2², और बराबर में होता है भुजा का 4 गुणे भुजा स्क्वायर 4a²। बस रख देंगे। तो d1 का मान कितना दे रखा है? इसका विकर्ण, पहला विकर्ण है 80, तो 80 का विकर्ण इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको? तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 80 का स्क्वायर प्लस d2 हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा d2 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे भुजा कितनी हमारी? 50 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2500। कितना हो जाएगा? 2500। तो 8 का 80 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना? 6400 प्लस का हो जाएगा आपका d2² बराबर 25 चौको 100, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10,000। तो यहाँ से हम d2² निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा d2² बराबर बराबर भैया ये 6400 माइनस कर देंगे 10,000, ये कितना बचेगा इधर? आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारा 3600। स्क्वायर हटाएंगे तो d2 बराबर अंडर रूट आ जाएगा। तो d2 बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3600। 3600 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 60 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया हमारा 60। यानी कि हमारा d2 का मान कितना आ गया? 60। पहला विकर्ण हमारा 80, दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 60। हमसे क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल पूछा है। और इसके दोस्तों क्षेत्रफल का मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला यानी कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ से मैंने d1 का मान हमें कितना दे रखा था? 80, और d2 हमने यहाँ से निकाल लिया 60। तो बस रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे d1 कितना था हमारा? 80, और d2 हमने कितना निकाला था? 60। d2 कितना निकाला था? 60। बस कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से कटेगा 40 बार, और 40 की गुणा 6 में कर देंगे, 4 6 24, और 2 जीरो आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन आसान था। चलिएगा आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव बिंदु ए से बी तक, भैया यहाँ से कोई एक बिंदु ए है और वो नाव ए से लेकर बी तक, यहाँ से ए से लेकर बी तक
अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच एक मध्य बिंदु, यहाँ पर एक कोई बीच में कोई एक मध्य बिंदु है और यहाँ पर कौन है भैया, सी है, और सी पर आने में 20 घंटे का समय लगता है। भाई सबसे पहले यहाँ से देखो ए और बी के बीच की दूरी, भाई देखो यहाँ से ए और यहाँ से बी, ठीक है, इनके दोनों के बीच की एक यात्रा है और इनके बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है सी है। तो यदि मैं यहाँ से ए और सी के बीच की दूरी को बताऊँ तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, डी। जब ए और सी के बीच की दूरी डी है तो सी और सी से लेकर बी तक के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, आपको सर ये भी दूरी हमारी डी होगी। तो टोटल डिस्टेंस ए और बी की कितनी हो जाएगी, तो डी ये तो कितना हो जाएगा 2d। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल दूरी हो जाएगी 2d। तो यहाँ से हम निकालेंगे कुल दूरी, तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, आपको सर ये हो जाएगी 2d बटे बटे भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो चाल, अब यहाँ पर जो चाल होगी भाई कह रहा है कि धारा की चाल हैगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में नाव की चाल हैगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई दोनों की चाल कैसी हो जाएगी, जुड़ जाएगी भाई, धारा की चाल और इसकी नाव की चाल, तो यानी कि बी प्लस का डब्लू, बोट एंड वेव। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 2d बटे बी प्लस का डब्लू प्लस, आपसे फिर पूछा है आपका, कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी, हमें ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। तो यहाँ से अब आप देखो, एक पॉइंट क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में, अब यहाँ से बी से कहाँ पर आ रहा हूँ भाई, अब मैं बी से लेकर सी पर वापस आ रहा हूँ। तो बी से जब मैं सी की ओर वापस आऊँगा भाई, कहाँ से, जब बी से सी की ओर वापस आऊँगा तो भैया क्या कह रहा है कि 20 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ से बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, डी दूरी है। तो डी बटे वापस आएंगे तो भैया अनुकूल यानी कि विपरीत दिशा में चलेंगे तो भाई चाल घट जाएगी भैया। तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा बी माइनस का डब्लू। धारा के अनुकूल प्लस होता है, धारा के विपरीत माइनस होता है। और समय कितना लग रहा है, 20 घंटे, बराबर में समय लिख दिया हमने 20 घंटे। बस इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, तो भैया इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2d, 2d क्या हमारी डिस्टेंस यानी कि दूरी, 2d बटे बी कितना है हमारा 10 5 15 यानी कि जुड़ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 जुड़ जाएगा तो 2d बटे 15 प्लस डी बटे कितना हो जाएगा 15, 10 माइनस 5 कर देंगे तो ये बचेगा 5, बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 20। जैसा लिख रहा है वैसे ही चल रहा है। अब देखो अब क्या करना है भाई, अब ये कितना हो जाएगा भाई, इसका ले लेंगे एलसीएम भाई, 15 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपको सिर्फ 75 आ जाएगा। 15 अपना 75, 5 दूनी 10d हो जाएगा। तो 10d ये और 5 तियाँ और 15 अपना 75, ये हो जाएगा 15d। तो 15d 10d कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा हमारा 25d, बराबर किसके है 20 के। 25 से इसको काट देंगे, 25 से कम 25, 25 तियाँ 75 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20 तियाँ 60 यानी कि डी का मान कितना आ गया हमारा 60। डी का मान कितना आ गया 60। हमसे क्या पूछा है, ए और बी के बीच की दूरी, हमें बतानी है ए से लेकर बी के बीच की दूरी। तो आप एक बात देखो, ए से लेकर बी के बीच की दूरी कितनी है, डी तो ये है ही और डी एक ये, तो यानी कितनी दूरी है, 2d दूरी है। तो जब डी का मान 60 है तो 2d का मान कितना हो जाएगा, तो आपको सर 60 गुणा 2 कर देंगे, बराबर आ जाएगा 120। बराबर में कितना आ जाएगा 120। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी के पास है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/2 81/16 और 9/8 का लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि आप पूछ रहे हैं हमसे एलसीएम पूछ रहा है भाई। भाई जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, जब भी आपको बटे में एलसीएम पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो हमारा अंश है, अंश को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। जो हमारा अंश होता है उसका लेते हैं एलसीएम और हर का क्या करते हैं एचसीएफ। जैसे यानी कि मैं आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपका होता है भिन्न में अंश और बटे में कितना होता है हर। यहाँ पर जो अंश होता है इसका हमेशा क्या करते हैं एलसीएम करते हैं और हर का क्या निकाल देते हैं एचसीएफ निकाल देते हैं। बस आपको इतना करना है। तो इसका निकाल देंगे, अंश कितना है 381 9, यानी कि इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका एलसीएम कितना है आपका 3 है 81 और कितना है 9, और हर का क्या ले लेंगे, हर का ले लेंगे एचसीएफ यानी कि मासा। हर हमारा कितना है भाई 2, 2 है 16 है और कितना है भाई 8 है। अब इसका क्या लेना है, हमको एचसीएफ लेना है, ठीक है। हर का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। अब भाई आप सभी जानते हो एलसीएम क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो कि सभी से कट जाए। तो इसमें बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 81 है। 81 9 से भी कट रही है, 9 में 81 और 27 तिया 81। तो भैया 81 क्या हो गया, इसका तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 81 आ गया, 81 आ गया बटे में।
इसका HCF, HCF क्या होता है, जो हमारे कॉमन संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसमें से कॉमन क्या है हमारा, 2 कॉमन है। क्यों कि 2 से ये भी कट रहा है, 2 अट्ठे 16 और 4 चौको 16, ये भी हमारा 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4। बात समझ में आ रही। तो 8 दूनी 16, ये भी कट रहा है 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये कट जाएगा 2 से, 2 चौको 8। तो इसमें से हमारा HCF जो आ रहा है इसका कितना आ गया, 2। तो ये इसके बटे में आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई, 81/2। दैट्स ऑल, यही आंसर आ जाएगा। और इससे आसान तो कोई तरीका भी नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये सबसे आसान तरीका है भाई। बस आपको ये बात याद रखनी है जो मैंने आपको ये बताई है, अंश बटे हर, यानी अंश में LCM निकालना है, हर का HCF, बस आंसर आ जाएगा। तो इसका HCF आ गया भाई 2 16 8 का HCF कितना है, 2 है। और LCM इसका कितना है, 3 81 9 का 81। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टोटल 20 क्वेश्चन। और आज के इन 20 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो कोशिश करना समझने की, वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है। और इनकी 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो ये क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को सेशन आज का कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही दोस्तों यूज़फुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको एक सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट हो किसी भी क्लास या किसी भी बुक को सॉल्यूशन को लेकर, तो आप हमें कमेंट के साथ हमारे साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि हम उस पर विचार विमर्श करके अपने आगे की क्लासों को रेगुलर कर सकें। तो चलिएगा मेरे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका बोर्ड PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप इसकी तैयारी को, अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।